इसे यूं कहें कि मैं आपसे दो छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की, सेल्फी खिंचवा के अपलोड करके की, और एक व्यक्ति ने चुपचाप मदद की ये कह के कि किसी को बताना मत। दोनों का नैतिक तो आप मान लेंगे, मदद तो की ही है। इनमें से ज्यादा नैतिक कौन सा है? बताना मत वाला, क्योंकि उसको प्रसिद्धि का लोभ नहीं था। उसका इतना ही मन हुआ कि मैं इसकी हेल्प कर दूं और मुझे इसके बदले ढिंडोरा नहीं चाहिए, कोई बहुत क्रेडिट नहीं चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए। अब दो अपराधी हैं। एक ने रेप किया है, और जिस व्यक्ति का रेप किया मान लीजिए उसकी उम्र 25 साल थी। दूसरे ने भी रेप किया है, पर जिसका किया उसकी उम्र 5 साल थी। अब ये दोनों अनैतिक कृत्य भी हैं, अपराध भी हैं। आप इनमें से किस में ज्यादा पनिशमेंट देना चाहेंगे? जहां विक्टिम 5 साल का है, छोटी बच्ची है, क्योंकि वो छोटी बच्ची इतनी छोटी है कि वो कुछ समझ भी नहीं पा रही है, वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकती है, वो ये भी अंदाजा नहीं लगा सकती कि इस व्यक्ति की नीयत क्या है। तो ऐसे बेकसूर सॉफ्ट टारगेट को परेशान, क्योंकि 25 साल का व्यक्ति कम से कम समझ सकता है किसी की नीयत क्या है, लड़ाई लड़ सकता है, कोशिश कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, चिल्ला सकता है, उसको अपने अधिकारों की जानकारी हो सकती है, और उसका शारीरिक स्ट्रक्चर भी जो है शायद झेल पाएगा 5 साल की बच्चे की तुलना में उस खतरे को। तो हम जब किसी व्यक्ति के अपराध या नैतिक कार्य का फैसला करते हैं, ये भी देखते हैं कि नैतिकता की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी है, अनैतिकता की तीव्रता कितनी है, और इन्हीं सब पैरामीटर्स के बेस पे किसी कृत्य का फाइनल जजमेंट आता है, दंड के रूप में, पुरस्कार के रूप में, जिस भी रूप में देना हो। ये चीज केस स्टडीज में बहुत काम आएगी आपको, जब भी आपको फैसला करना हो। क्योंकि कभी कभी आप न्यायाधीश की मुद्रा में होते होंगे कि आप रूम में पढ़ रहे हैं, दूसरे रूम के दो बिल्लियां लड़ती हुई आपके पास। बिल्लियां मतलब आपके दोस्त थी, किसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, भाई तू बता। फिर आप कुर्सी घुमाते हैं, बैठो बैठो बैठो, पहले आप बोलिए क्या हुआ। फिर वो अपना पूरा ज्ञान दे रहा है, आप बीच में नोट करते जा रहे हैं, वो बीच में चिल्ला रहा है, आप चुप रहिए, पहले इनको बोलने दीजिए, अब आप बोलिए सारी बात। आपने नोट किया, क्रॉस क्वेश्चंस के बाद फिर आपने कहा, इन सारे गवाहों और बयानात के मद्देनज़र यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 के तहत फलाना ठिकाना जो भी, फिर आप कहेंगे कि इस मामले में ज़्यादा दोष इनका है, इनका दोष कम है, अतः अदालत सज़ा देती है कि आज रात का खाना ये बनाएंगे और बर्तन ये धोएंगे, और अदालत की फ़ीस के रूप में मुझे खाना फ्री मिलेगा और मेरे बर्तन भी आप ही धोएंगे। अदालत भी तो कोई फीस लेगी, आपका 1 घंटा खराब हुआ है, आप भी तो कुछ उसके बदले मांगेंगे ना। ऐसे कैसे करेंगे? वरना आप तो यही करते रह जाएंगे, बाकी लोग आईएएस बन गए, आप जज बनते रह गए। तो जब भी आप जज बने उसकी फीस ले लेनी है, वरना लोग फ्री में जज बनाएंगे आपको बार बार। तो किस आधार पर फैसला होगा? 5-6 आधार होते हैं, उनकी मैट्रिक्स बनती है। हमें मैट्रिक्स बनाने पर नहीं जाना, मोटी मोटी बात समझनी, क्या क्या आधार होते हैं। देखो, किसी कृत्य की नैतिकता का निर्धारण करने का सबसे पहला पक्ष होता है जो सामाजिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है या संदर्भ है। मैंने आपसे एक बात पहले ही कही थी, फिर से दोहरा देता हूं ताकि कंसेप्ट ध्यान रहे। दुनिया का कोई भी कार्य अपने आप में नैतिक अनैतिक नहीं है, ये व्याख्या का मामला है। इसलिए आप देखेंगे कई समाजों में बलात्कार को अनैतिक नहीं माना जाता। कबीलाई किस्म का समाज है, और केवल पुरुषों ने वहां की नैतिक व्यवस्था बना रखी है, और उन्होंने आपस में बैठ के सेट कर लिया है कि यदि किसी पुरुष ने किसी महिला से कुछ किया तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उसी समाज में अभी ईरान की एक फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई है कुछ दिन पहले, उसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, कुछ एम से है, मैं बता दूंगा कल आपको। एक कानून है बहुत सारे मुस्लिम देशों में, और कानून ये है, उस कानून पर एक फिल्म है, एक महिला की हत्या हुई, उस पे फिल्म है, कुछ एम नाम से ईरानियन फिल्म है। कहानी ये है कि उसका पति अपनी पत्नी से परेशान था किसी बात से,
वो चाहता था कि अलग हो जाऊं, शायद दूसरी शादी करने का मन उसका रहा होगा, पत्नी शायद नहीं चाह रही होगी, तो उसको लगा फिर अंत में एक उपाय तो है ही। उसने अपनी पत्नी पे आरोप लगा दिया कि इसका फिजिकल रिलेशन एक दूसरे पुरुष के साथ है। अब जैसे ही ऐसा हुआ, अदालत बैठ गई, धार्मिक अदालत, और उस इलाके के धार्मिक कानून के तहत अगर एक पुरुष ने यह बात कही अपनी पत्नी के बारे में और एक गवाह लेके आ गया, तो ये मान लिया जाता है कि ऐसा हुआ है। शायद जिना बोलते हैं इस अपराध को। गवाह लेके आ गया, गवाह लाने में क्या दिक्कत है, किसी को बोल दिया कि चल गवाही दे दे भाई, उसने जाके बोल दी कि हाँ हाँ मैंने देखा था, ये ऐसे सब जा रही थी, ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। अब वो लड़की बेचारी कह कह के थक गई कि मेरी बात भी सुन लो। किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर कोई महिला किसी पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगाए, उसको 2 पुरुष या 4 महिला गवाह दिखाने होते हैं वहां पर। एकदम साफ है, 2 पुरुष गवाह बराबर है 4 महिला गवाह के। ये अपना प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी बात कर रहा हूं। और उनको बलात्कार के लिए गवाह चाहिए। वो ये मान के चलते कि बलात्कार जब भी होगा खुले में होगा, बंद में नहीं हो सकता, तो उसके लिए गवाह चाहिए उनको। मूर्खों के सरताज जो होते हैं ना, वो कई देशों में कानून बना रहे हैं, उनको गवाह चाहिए बलात्कार के। अब किसी महिला से बलात्कार हुआ, गवाह तो नहीं है भाई, उसकी शिकायत की कोई वैल्यू नहीं है। और पति ने कंप्लेंट कर दी ईरान में, सिर्फ ये कह के कि भाई गवाह है, इसका अवैध संबंध है, अदालत ने मान लिया। और इससे सजा क्या है? सजा ये है कि उस महिला को गर्दन तक जमीन में गाड़ देंगे, गर्दन बाहर रहेगी सिर्फ, और आसपास 50 लोग नुकीले पत्थरों से उसको मारेंगे। वहां पत्थर बहुत सारे रखे, सब लोग जाएंगे, पत्थर उठाएंगे नुकीले, उसके चेहरे पे मारेंगे और मार मार के उसकी हत्या करेंगे वहां पर। ये रियल इंसिडेंट ईरान में जो लेटेस्ट हुआ है, उसमें वो फिल्म बनी है। ये होता है किसी समाज के कंटेक्स्ट का मतलब। भारत में 2 लोगों के बीच में अगर ऐसा संबंध हो भी, अब तो कानून खारिज भी नहीं करता उसको। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन को ही गैर कानूनी साबित कर दिया जिसके तहत ये रिस्ट्रिक्शन थी। अब ये धारणा कि भाई ठीक है, आपका व्यक्तिगत मामला है और हम फोर्स नहीं कर सकते राज्य की ओर से, आपका व्यक्तिगत विवेक है, पति पत्नी में इतना निष्ठा होनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए। पर यदि किसी में ऐसा है तो उसमें राज्य की भूमिका नहीं बनती। हम क्यों मारेंगे किसी को और इसके लिए हत्या कर देंगे किसी की? लेकिन आपका सौभाग्य है कि भारत में थोड़ा सा इधर होते, पाकिस्तान में होते, बच गए बाल बाल। और पाकिस्तान में होते कोई लड़की किसी पुरुष को देख लेती, उसी पे हो जाता मामला खत्म, जमीन में गाड़ते यहां तक। और नुकीले पत्थर गोल भी नहीं होते हैं, नुकीले पत्थर होते हैं। और थोड़ा और उधर होते अफगानिस्तान होता। बहुत बच्चे भगवान को बहुत धन्यवाद देना कि भगवान सही जगह पैदा कर दिया। थोड़ा नीचे करता श्रीलंका हो जाता, बच गए। बहुत, मैं तो इसी में गदगद रहता हूँ, इधर बांग्लादेश हो जाता। बहुत सटीक बचे हैं, ऊपर चीन इतना बड़ा है। इन सब से बच के भारत में बहुत सुकून की बात है। जब जब भगवान से बात हो, धन्यवाद देना 10 बार की, भगवान धन्यवाद की सही जगह पैदा कर दिया। दिक्कत यहाँ भी है, और आसपास से तो बहुत ठीक है ना, कहीं और होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए आपका कृत्य अपने आप में कुछ नहीं है। उस बेचारी ईरान की महिला का कोई दोष नहीं था, पर वहां का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है, उसमें महिला होना ही गुनाह का मामला है। आपका कोई भी कृत्य गुनाह बन जाएगा वहां पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो है नहीं, संविधानवाद तो है नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो एक्ट है वो किस संदर्भ में हुआ है, वहां का समाज कैसा है, वहां की राजनीति कैसी है, वहां का संविधान कैसा है। तो इसमें क्या क्या बातें, समाज क्या है, वहां धर्म की क्या स्थिति है, वहां का राज्य कैसा है, क्या वो धर्मतंत्र है या धर्मनिरपेक्ष है,
वहां संविधान है या नहीं है। आपने एक शब्द सुना है, विधि का शासन। तो वहां विधि का शासन है या नहीं है। कुछ चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। आप एक ऐसे देश में जहां विधि का शासन है, इस वजह से कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आपको अपनी मर्जी से मार देगा ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि शासन कानून का है। जब तक सुप्रीम कोर्ट तक से परमिशन ना मिल जाए कि फांसी पे टांगना, किसी को फांसी पे नहीं टांग सकते। यहां तक कि पाकिस्तान का जो लड़का यहां के इतनी हत्याएं कर रहा था, उसको भी फांसी पे टांगने से पहले 7-8 साल 10 साल हमें लग गए लीगल प्रोसेस पूरा करने में। एक भी व्यक्ति की हत्या राज्य बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 के बिना नहीं कर सकता है, क्योंकि हम एक विधि के शासन वाले देश हैं। और ये कितना सुकून है, पता नहीं आपको इसका अंदाजा है या नहीं है। अगर ये न होता तो पता लगता कि इसका महत्व क्या है। चलिए, तो एक तो देखेंगे कि सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य क्या है जिस देश की हम बात करें, जिस समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन इसको छोड़ के अगर बात करें, सबसे पहले देखना होता है कि जो कृत्य करने वाला व्यक्ति है, यानी कि कर्ता है, एक्टर, जिसने वह कृत्य किया, उसके बारे में क्या क्या हमें देखना है। कर्ता के बाद दूसरी चीज देखेंगे, मंशा क्या थी। मंशा के लिए क्या शब्द है? इंटेंशन, नीयत समझ लीजिए। कानून की भाषा में मेंसरिया कहते हैं इसको, सामान्य भाषा में इंटेंशन कह देते हैं या पर्पस कह देते हैं। उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, नीयत क्या थी, मंशा क्या थी। फिर कृत्य के समय की परिस्थितियां क्या थी। सर्कमस्टांसेस उस समय की क्या थी जब वह कृत्य हुआ। कृत्य के समय की परिस्थितियां। फिर जिस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ, जो कि विक्टिम है, पीड़ित है, अगर कृत्य नेगेटिव है, और अगर कृत्य अच्छा है तो लाभार्थी। जो पीड़ित है या लाभार्थी है, जो विक्टिम है या बेनिफिशियरी है, उसके बारे में भी हमें हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो व्यक्ति हैं, दोनों ने बलात्कार किया, एक ने 25 साल के व्यक्ति से, एक ने 5 साल के। आपने कहा कि 5 साल वाले को पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपने विक्टिम को ध्यान में रखा कि विक्टिम कौन है, किसके साथ दुर्घटना घटी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो कृत्य हुआ, उस कृत्य का परिणाम क्या हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। ये 6 पक्ष होते हैं जिनका ध्यान रख के आप किसी भी कृत्य का फैसला आराम से कर सकते हैं। अब